उन्होंने घोर गरीबी देखी है। कभी वो अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक बेचने चले गए थे। लेकिन आज उनका संगीत लोगों में जीवन जगाता है। वे डॉक्टर हैं, संगीत विशारद हैं। महाराष्ट्र के खालापुर इलाके में उनका खूबसूरत गांव है कलोते मोकाशी। जिंदगी के मेले के इस एपिसोड में जिंदगी की गहरी कहानियां खोजते यशवंत व्यास से मिले मशहूर म्यूजिक थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष बोराडे। सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते के गे ओव्या गाऊ कौतुक। मैं किडनी बेचने के लिए आपके केईएम हॉस्पिटल में आया था सायन में। पहले मैं म्यूजिशियन ही था, बाद में लोगों ने मुझे म्यूजिक का डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया। मुझे बोलने लगे सर आपकी वजह से कोई कैंसर ठीक हो रहा है, कोई कोमा के पेशेंट खड़े हो रहे हैं। कमाठीपुरा का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? हम लोगों ने जब गाने वाने शुरू किए वहाँ पे, तो पहले 10 मिनट तक तो 4-5 ही लोग थे। उसके बाद 200 लोग आ गए और उसके बाद वो सभी महिलाएं जो अंदर घर के अंदर बैठी थी वो सब आ गई। वो हम लोग रामकृष्ण हरि करके भी उनको नचा रहे थे, विठल रखुमाई पे भी वो नाच रहे थे। बहुत अच्छा लगा ये जो प्रोग्राम किया ना, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। तो गाना सुन के तो और अच्छा लगा। निरे प म रे ग रे निध सा जब दीप जले आना जब शाम ढले आना। वाह, संगीत इतना सुंदर। संतोष जी, आप ये बताइए कि जब आप गाते हैं तो आप अपने अतीत में कैसे लौट जाते हैं? सर एक्चुअल संगीत कालों के परिमाणों के आगे लेके जाता है। आप काल के साथ भी चल सकते हैं और उसके आगे पीछे कहीं पे भी जा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आजकल बहुत बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं ना। जी जी। एक्चुअल मैंने जब जीवन संगीत या कॉन्सेप्ट खोजी थी, जब बनाई थी, तब मुझे लोग बोल रहे थे कि सर म्यूज़िक तो एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, म्यूज़िक तो भक्ति के लिए सुनते हैं, ये आप अलग से क्या बता रहे हो? तो मैंने बोला शास्त्रीय संगीत जैसे सुनते हैं म्यूज़िक की पढ़ाई करने के लिए और डीप में जाने के लिए, सुगम संगीत जैसे सुनते हैं आजकल एंटरटेनमेंट होने के लिए, फिर एक्सप्रेस होने के लिए। वैसे मैं एक जीवन संगीत बनाना चाहता हूँ जो लोगों के एप्लीकेशंस जो है, जीने के एप्लीकेशंस, उनको एनहांस करें। अरे वाह। जैसे कि हम टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने तुरंत वो बात पकड़ी कि अतीत में कैसे चले जाते हैं। हम नॉस्टैल्जिया के लिए बहुत सारे म्यूजिक गाने सुनते हैं। अगर आप कोई गाना सुनते हैं ना जी। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है। अब आप कॉलेज में चले गए अपने। जी बिल्कुल सही। तो हर एक इंसान अपने अपने अतीत में कुछ स्ट्रगल जीता है, कुछ इमोशंस को जीता है। तो हम कहते हैं कि संगीत एक्चुअल आपको अतीत में नहीं लेके जाता, अतीत की उन इमोशंस को ज़िंदा कर देता है। सो ये इमोशनल न्यूट्रलाइजेशन है। ये इमोशनल न्यूट्रलाइजेशन एक एप्लीकेशन है और हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और उसके लिए ना कोई दवाई बन सकती है, ना कोई टेक्निक बन सकती है। म्यूज़िक आपको इमोशनली न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो क्यों ना हम म्यूज़िक का इस्तेमाल उस न्यूट्रलाइजेशन के लिए तो करें। आपका बचपन कहाँ बीता था डॉक्टर साहब? जी, मैं खोपोली के करीब एक गांव है कलोते करके। मेरे बचपन में मैंने जो चीज़ें देखी थी वहाँ पे कि मेरी दादी माँ जो थी वो चक्की पे वो जब धान पीसती थी और आटा निकलता था तो उसके लिए गाने गाए जाते थे। और वो ना ऐसे एक पैर करीब लेके दूसरा पैर दूर रख के बैठती थी। इसी तरह तो आज रामदेव बाबा उसको बताते हैं कि इसको जानु शिरासन कहेंगे। लेकिन दादी माँ तो फ्री में सिखाती थी। और उसके लिए जब मैं मेडिसिन जानने लगा तो समझ में आने लगा कि इस आसन में होता क्या है कि पैर की सिफेनस वेन कंप्रेस हो जाती है, दूसरी वाली स्ट्रेच हो जाती है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा खून हार्ट की तरफ बढ़ने लगता है। तो अगर हार्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ना चाहिए। और तब दादी माँ जो गाने गाती थी वो सब प्राणायाम वाले ही गाने होते थे। आप उसमें से एक भी गाना आधी सांस का नहीं सुन सकते। वो गाने होते थे, हाँ बताओ।
सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते के गे ओव्या गाऊ कौतुके तू येरबा विठला। तो इस गाने में ना आप उसकी रचना देखेंगे तो वो पूरा एक सांस में है। आप उसको ऐसे नहीं गा सकते सुंदर माझे जाते, ऐसे नहीं गा सकते सुंदर माझे जाते गे रे बहुते के गे ओव्या गाऊ कौतुके तू येरबा विठला, अभी सांस छूट गए। तो इसका मतलब है कि पुराने ज़माने के लोग इस साइंस को, इस शास्त्र को अपने रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से मेरा जीवन संगीत वहीं से कहीं से तो शुरू हो आप गया। जब ये मेडिकल लाइन में गए आप, जी जी। तो किस आपने क्या सोचा था कि आप डॉक्टर बनना एक्चुअल चाहते थे? 10th स्टैंडर्ड के बाद मैं घर की एक हर आर्टिस्ट को जो स्ट्रगल झेलना पड़ता है, तो मैं उससे जा रहा था। मेरे पापा गुजर गए उसी टाइम पे। तो पापा ने बात होगी आपकी क्या उम्र होगी तब? मैं 10th स्टैंडर्ड पास कर रहा था तभी, और पापा 2-3 साल तक पैरालिसिस में थे। तो हम देखते थे कि घर में जब भजन करते थे हम लोग तो पापा बहुत कोऑपरेटिव होते थे, लेकिन जब ऐसा कुछ माहौल नहीं होता तो वो वाइब्स पॉजिटिव नहीं होते तो उतना ही ज़्यादा परेशान भी करते थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मेरे पापा के साथ ये सभी ट्रिक्स कर सकता हूँ तो क्यों ना बाहर जाके करूँ। फिर मैंने कुछ पेशेंट्स के लिए काम करना शुरू किया, वृद्धाश्रमों में जाके। डॉक्टर आपने पहले मैं म्यूजिशियन ही था। पहले आप म्यूजिशियन थे तो लेकिन बाद में लोगों ने मुझे म्यूजिक का डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया। मुझे बोलने लगे सर आपके वजह से कोई कैंसर ठीक हो रहा है, कोई कोमा के पेशेंट खड़े हो रहे हैं, वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम लोग तो भजन कर रहे थे। तो आप मेडिकल साइंस की पढ़ाई आपने कैसे की? जी, तो मैं ये सब करते करते मुझे लगा कि भाई अगर लोग बोलने लगे हैं कि भाई आप मेडिकल चमत्कार कर रहे हो तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आपने एक्चुअल में उन सभी चीज़ों की पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कब कहने लगे लोग कि आप चमत्कार कर रहे हैं? सर 10th 11th स्टैंडर्ड के बाद मैं 4 साल का था तभी से गा रहा था भजन, ऑर्केस्ट्रा और गज़ल वगैरह, शास्त्रीय संगीत सीख रहा था। मैंने जयपुर अतरौली घराने की गायकी सीखी 12 साल गुरुकुल पद्धति से। तो ये जो जर्नी है एक्चुअल म्यूज़िक का ही जर्नी था। मेडिसिन का एक डिब्बा लग गया बीच में ताकि कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया कि हम ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशंस करते हैं तो हम हैंग हो जाते हैं बहुत बार, तो हमें कुछ म्यूज़िक थेरेपी दे दो करके। अच्छा, ये कौन सा इंसिडेंट है जो पहली बार हुआ होगा आपके जीवन में? डॉक्टर अरुण रानड़े करके है पनवेल में। तो उन्होंने बोला कि संतोष बहुत बार ऐसे होता है कि घर के स्ट्रेस, काम के स्ट्रेस और ऑपरेशन थिएटर, तो ये सब स्ट्रेस कैरी करके आपको ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम डॉक्टर्स का एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए म्यूज़िक का इस्तेमाल करें। जो हेल्थ केयर का स्टाफ जो है उनके लिए कुछ नया ट्राई करें। और उसके बाद फिर आगे क्या किया उनके लिए? मैंने 350 ऑपरेशन असिस्ट किए। तो ऑपरेशन के दौरान आप क्या खड़े रहते थे? यस, उनके लिए पहले एक तो केस स्टडी होता था कि डॉक्टर्स क्या सुनना चाहते हैं, फिर डिलीवरी के लिए अलग स्टाइल होती है। तो आपका थिएटर के अंदर खड़े रहते थे? यस, थिएटर में मैं डॉक्टर्स को असिस्ट करता था। तो अच्छा जी। और तब आप डॉक्टर भी थे? तब मैं डॉक्टर नहीं था। अच्छा। लेकिन उसके बाद मुझे मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ 16 साल तक काम किया है अभी तक। तो आपने BAMS किया? फिर मैंने इन 2-3 स्ट्रीम्स में चुना कि मुझे अगर डॉक्टरेट करनी है तो मैं किसके साथ करूँगा, और मुझे निसर्गोपचार सही मायने में ज़्यादा सटीक लगा। और म्यूज़िक थेरेपी को भी ज़्यादा मैं उनके साथ कनेक्ट करता हूँ कि आपको मौत भी एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए, जो निसर्गोपचार सिखाता है। आजकल क्या हो रहा है ना, हम लोग मेडिसिन के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हम मौत से बचना चाहते हैं। तो नेचुरल तौर पे अगर हम उसको तो आप जो चिकित्सा करते हैं वो भी प्राकृतिक चिकित्सा होती है? यस, प्राकृतिक चिकित्सा है। तो आप कुछ लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के पहलू भी बताते हैं या सिर्फ आप म्यूजिक थेरेपी? सर मैं सभी चीज़ें बता रहा हूँ। ये जीवन संगीत का प्रोजेक्ट ही है। हम लोग तो मैंने आपको बताया कि कामाठीपुरा के ये मैं आपसे कहना चाहता था, आप जहाँ अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे आप कॉरपोरेट्स में गए, डॉक्टर्स के पास गए और कामाठीपुरा जैसी जगह गए, तो वहाँ जाने का विचार, कामाठीपुरा में जाने का विचार कैसे आया, जहाँ पर कि लोग समझते हैं कि अलग किस्म की दुनिया है, वो लोग रहते भी जी? क्योंकि जीवन संगीत की यही खासियत है कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें। उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी? सर उनका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना डाउन हो गया कि वो इतना सब कुछ जाने के बाद भी वो सुकून पा नहीं रही है।
वो सिर्फ दौड़े जा रही है, और करना है, ये करना है, वो करना है, इसको मार्केट में लेके आने, खुद के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम जब एनजीओज़ बनाते हैं और बोलते हैं कि चलो बच्चों को इस दलदल से बाहर निकालते हैं, अगर उनके पेरेंट्स ही उसके लिए रेडी नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैं 20 सालों से इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम कमाटीपुरा कर रहा हूँ। का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मतलब कुछ इक्के दुक्के कुछ कैसे आप सर वहाँ पे हम लोग जब प्रोग्राम कर रहे थे, हम लोगों ने रास्ते पे ओपन रोड पे प्रोग्राम किया था। और आपको वहाँ हमें लगा अनुमति था कैसे मिली? पुलिस स्टेशन और सभी वहाँ के एनजीओज़ वगैरह उनके साथ हम लोग करते रहते हैं, उनके बच्चों के लिए सेपरेट प्रोग्राम्स करते रहते हैं। लास्ट 20 ईयर्स हम लोग ऐसे अलग अलग ट्राई कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के प्रॉब्लम कैसे तो जब सॉल्व आप किए वहाँ जाए। गए तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आई? एक या दो सर एक ऐसे तो पहले उनके पास एक्सेप्टेंस नहीं है कि ऐसे किसी नए काम में वो ऐड हो जाए। तो हम लोगों ने जब गाने वाने शुरू किए वहाँ पे, तो पहले 10 मिनट तक तो 4-5 ही लोग थे, उसके बाद 200 लोग आ गए, और उसके बाद वो सभी महिलाएं जो अंदर घर के अंदर बैठी थी वो सब आ गई। वो हम लोग रामकृष्ण हरि करके भी उनको नचा रहे थे, विठल रखुमाई पे भी वो नाच रहे थे। बहुत अच्छा लगा ये जो प्रोग्राम किया ना, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। तो गाना सुन के तो अच्छा। और वो बोल रहे थे कि सर अभी तक जो हुआ वो अलग चीज़ है, या फिर हम अच्छे हैं या बुरे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक पॉजिटिव सोच लेके अपने लाइफ में आगे बढ़े, और जो हम लोगों ने झेला है वो हम अपने बच्चों तक या और किसी के साथ ना होने दें। तो मेरे कुछ ख्याल लोगों में से आपने बदलाव देखा? सर उनके जो एजेंट्स होते हैं स्पेशली, हाँ। तो हम लोगों को एक बहुत ही प्योर एक्सपीरियंस वहाँ पे मिला। वो एजेंट वहाँ पे आके रो रहे थे, और वो ना सभी महिलाओं के पैर पकड़ रहे थे, पैर पकड़ के बोल रहे थे सॉरी हमसे गलती हो गई, हम लोगों ने आपको यहाँ पे लेके आए। वो महिलाएं 200 महिलाएं भी रो रही है उस वीडियो में, और वो उन्होंने ना 10-10 रुपए लाके उनके जेब से हमारी जेब में डालना शुरू किया। अच्छा। मैंने बोला नहीं मैडम, हम लोग तो आपके साथ सिर्फ खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं, तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, हम लोग कभी भी किसी को 1 रुपया भी नहीं देते, पैसे कभी नहीं देते। हमारे एजेंट्स भी अपने आप वो पैसे लेते हैं, हम कभी उनको पैसे नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं पैसों की वजह से हमारे सब कुछ छीन लिया गया है। तो हम मर जाते हैं लेकिन किसी को पैसे नहीं देते हैं। यही बात वो आलिया के मूवीज़ में भी दिखाई गई है। तो बोलते कि 1 रुपया भी कभी किसी को देते नहीं, दान भी नहीं करते हैं, लेकिन हमें आज लग रहा है कि आपको देने चाहिए करके। वाह। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं कहीं ना कहीं पे तो उनके अंदर जो भगवान है वहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ। अगर इंसान खुद की पूजा करने लगे तो वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगा। मेरे ख्याल से यही संगीत सिखाता है। तो ये हैप्पीनेस या खुशी या ज़िंदगी, इसके मायने असल में होते क्या हैं? सर मैं तो हैप्पीनेस बाद में देखता हूँ, पहले सोचता हूँ कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस ही नहीं है, चीज़ें एक्सेप्ट नहीं आप करते, तो किस बात का खुशी और किस बात की पॉजिटिविटी है। अगर आप कोई सुसाइड करने के लिए जा रहा है ना, तो उससे बात कीजिए, आपको समझ में आएगा वो भी सुसाइड करने के लिए खुश है। हाँ। वो बहुत पॉजिटिव होता है कि मैं यार वो ट्रेन के नीचे आके मर रहा हूँ, जहर खा के नहीं मर रहा हूँ। वो बहुत पॉजिटिवली ये तय करता है। तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए सबसे पहले कि खुश होने के पहले बहुत सारी स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। उसके बाद आता है आपका अवेयरनेस, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद कुछ एक्शंस होती है, और उसके बाद हैप्पीनेस आता है। तो मेरे ख्याल से संगीत जो है आपको चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए मदद करता है। इसीलिए जब पिक्चर में गाना बजता है ना, तू ना जब मेरे बादशाह, आपको लगता है कि आपका ही बादशाह छोड़ के जा रहा है, आप इन्वॉल्व होते जाते हैं उसमें। तो मूवीज़ में संगीत का उपयोग आपका एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए करते हैं। इसीलिए एक गाना चलता है और हज़ारों लोग उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर रियल लाइफ में ये एक्सेप्टेंस यूज़ होता है तो रियल लाइफ में नहीं हो सकता क्या? आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे पेशेंट्स आजकल चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, और डॉक्टर को बोलते कुछ भी करो, पैसा कितना भी ले लो, मुझे ठीक करो। अच्छा। तो अगर पेशेंट के पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो डॉक्टर उसको कैसे ठीक करेगा? आप गाली देते हो, एलोपैथी ख़राब है, आयुर्वेदा ख़राब है, ये ख़राब है, वो डॉक्टर्स है, वो भी तो खुद हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आपको रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए आपका एक्सेप्टेंस बढ़ाना होगा। तो कई बार ऐसा नहीं लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आप कहीं पे भी, जैसे मान लो कुछ लोग
एक कमरे में बंद कर दो तो भी खुश रह सकते हैं, और कुछ लोग ये पूरे मैदान में खड़े कर दो उनको, जहाँ बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, घाटियाँ हैं, पानी है, झरने हैं, पक्षी हैं, और दुनिया में उससे कोई सुंदर चीज़ नहीं होती, ऐसा मान लें कि जो कहते हैं लोग कि जन्नत इस तरह की होती होगी, स्वर्ग वैसा होता होगा, वहाँ भी वो आदमी दुखी दिखाई देता है। जी जी। तो ऐसे आदमी को निकालना और उस कमरे तक पहुंचाना जहाँ पे कुछ ना हो फिर भी उसको खुशी हो, वो जो मेहनत होती है, वो जो पूरी यात्रा होती है, वो आप कैसे करते हैं? बेसिकली सवाल यही है कि कोई सब कुछ पाके भी दुखी है, और कोई है कि जिसके पास कुछ भी नहीं और फिर भी वो सुखी है, झोला उठा लिया चल दिए। हम उसको कहते हैं आपका एग्जिस्टेंस। हमारे अध्यात्म शास्त्र में उसको कहा गया है मूलाधार चक्र, कि अगर आपका मूलाधार स्टेबल नहीं है तो आपको लाखों रुपए देने के बावजूद भी आप स्टेबल फील नहीं करते हो, सेटल फील नहीं करते हो। तो मूलाधार यानी कि आपका एग्जिस्टेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कौन हूँ, जिससे शुरू होता है हमारा अध्यात्म, हु एम आई, कोहम। आप जब कोई गाना गाना शुरू करते हैं ना, तो आप देखिए आप उस गाने के हो जाते हैं, आप उसी को सच मानना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं कौन हूँ ना, ये तय ही होता है मैं अपने आप से क्या संवाद कर रहा हूँ। इसको आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं। ये भक्ति की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची अवस्था है। तो ये जो शाश्वत स्टेबिलिटी है, ये एक खुशी या संतोष वाली जो स्थिरता है, वो तभी आएगी जब आप अपने एग्जिस्टेंस को पहचानोगे। और एग्जिस्टेंस में आपको दो प्रकार के दिखाता हूँ यहाँ पे। एक है Shining in the silent sunlight, fall upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the silent sunlight, fall upon the ocean. Come and feel me, oh heal me. तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ। ये गाना चल रहा है। अभी इसी गाने को वैसे तो मन मेरा पल भी रातों में अक्सर ही तो ये गाना तो वही चल रहा है, लेकिन दो एग्जिस्टेंस अलग अलग मोड पे है यहाँ पे। तो हम जिसको कहते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन जैसा है वैसा रिजल्ट आएगा। तो क्या आप अपना प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए संगीत का इस्तेमाल कर सकते हो? ये संगीत नहीं वो। संगीत की व्याख्या है सम इज इक्वल टू गेय प्लस अर्थ। गेय मीन्स गीत के दो भाग हैं, गेय और अर्थ वाले। तो आपका गेय यानी कि आपका आचरण, अर्थ यानी कि आपके विचार। आपके आचार और विचारों में अगर बैलेंस है, सम प्रमाण है, तो आप अगर झाड़ू भी मार रहे हो तो वो भी संगीत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि मिसेस जायसवाल जो है वो बोल रही है कि मैं जाके डॉग्स की केयर करती हूँ और बाकी सभी, तो उनके लिए वही संगीत है। हमें ये समझना होगा, वो गिटार लेके बैठेगी तो उससे सुर नहीं बनेंगे। आप किसी के साथ जब बात करते हो, तो मैं आपके कुछ इंटरव्यूज देखता हूँ तो समझ में आता है कि आप उस इंसान को रियलिस्टिक करने में, उसके अंदर की वो चीज़ समझ लेने में जो प्रयास कर रहे हैं। तो हम म्यूज़िक के लिए भी वही तो रियाज करते हैं। संगीत यानी कि तबला, पेटी, गिटार और ये सभी चीज़ें है नहीं। संगीत यानी कि वो खोज है, वो जिज्ञासा है। जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं ग का एग्जिस्टेंस देखने के लिए नीरे ग परे ग मरे ग रे ग मग मग रे ग सा, तो मुझे ग का जो प्रवास है वो 10-10 सालों तक करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि मैं एक सुर में सभी राग सोच रहा हूँ। तो जैसे सुरों की एक व्याप्ति है, वैसे हर इंसान के इमोशन की अलग अलग व्याप्ति है। मॉडर्न साइंस कहता है कि हर इंसान कम से कम रोज़ 2,40,000 इमोशंस को जीता है, और उसको पता भी नहीं होता कि इतनी सारी इमोशंस होती कहाँ पे हैं। सो हम लोग, तो आप जीवन संगीत इसीलिए नाम रखा आपने? यस, तो हम जीवन के साथ संगीत को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। आप तो ये म्यूजिक थेरेपी जैसा कोई सर, मैं म्यूजिक थेरेपी नहीं करता एक्चुअली। लोगों ने जिस को तरह से आसान लगता है कि म्यूजिक थेरेपी, उन्हें क्या लगता है कि जैसे सुबह गए क्लिनिक में और डॉक्टर संतोष से मिले और कहा कि भाई आजकल इन दिनों मेरे को एंग्जाइटी बहुत हो रही है सर, बहुत ही मुश्किल में हूँ और समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, जब भी कुछ करता हूँ ये नहीं होता है, तो आप ज़रा कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि मैं ठीक हो जाऊँ।
तो आप उसकी उम्मीद ये रहती है कि आपके पास आप एक पर्चा निकालेंगे, RX डालेंगे क्रॉस करके और नीचे लिखेंगे 3 भैरवी सुनो, 4 फलां सुनो, 3 ये सुनो, 2 ये गाने सुन लेना। रात को सुबह सोते वक्त 3 बार ये राग सुन लेना, 2 गाने मैं अपने दे रहा हूँ, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद मिलना है। क्या ऐसा कुछ होता है? चलिए, ये बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है कि म्यूजिक थेरेपी और इन सभी चीज़ों के बारे में, और मैं किसी को ना नहीं बोलूँगा क्योंकि हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन म्यूजिक थेरेपी या फिर संगीत चिकित्सा इस शब्द को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ जब सामवेद बनाया गया तो ये सामवेद था किस लिए? संगीत के माध्यम से इस सभी थियोरी का संग्रह करने के लिए, सभी नॉलेज का संग्रह करने के लिए। अगर किसी म्यूजिक थेरापिस्ट को मेडिसिन पता नहीं है, एनाटॉमी पता नहीं है, फिजिकल हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं वो पता नहीं है, तो वो सिर्फ सुरों के माध्यम से एंटरटेन ही कर सकता है, वो ठीक नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है, आप अगर बोलते हो यमन राग से नींद आती है, तो ये यमन राग भीमसेन अन्ना ऐसे गाते थे, भीमसेन जोशी जी, सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी धा सा नी रे सा नी धा नी सा नी धा प नी नी धा प मा धा प म ग म प म ग म ग रे सा, तो इससे नींद आएगी क्या? इसी राग में यह भी बजता है, जब दीप जले, इसी में यह भी बजता है, सलाम इश्क मेरी जा जरा कबूल, तो इससे नींद नहीं आने वाली है। बात चल रही है अगर आप रागों को इस प्रकार से यूज करते हो। रागों की व्याख्या है रंजयति इति रागः, तो रंजन करने के लिए रागों का जन्म हुआ, और संगीत जो बना था वो था रसाविष्कार के लिए, कि कोई अगर मंत्र बोलना है, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय, तो उसकी व्याप्ति बताने के लिए संगीत का जन्म हुआ था। किसी भी मंत्र को, किसी भी नॉलेज को और नेक्स्ट लेवल पे एक्सप्रेस करने के लिए। मूवीज़ में, इसीलिए मूवीज़ का संगीत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मूवीज़ में उसी के लिए संगीत इस्तेमाल होता है। जब अरिजीत गाते हैं ना, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तो ये जब गाते हैं ना तो वो उन शब्दों के परे लेके जाते हैं लोगों को। हम बोलते हैं यार वही गाना जब लता दीदी गाती है तो अलग गाती है। तो ये जो शब्दों के आगे जाने की जो महत्वाकांक्षा है वो संगीत से पूरी होती थी, और इसीलिए संगीत को एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता था। और आज जो म्यूज़िक थेरेपी के नाम पे जब संगीत को यूज़ कर रहे हैं तो वो इम्प्रेशन बनाने के लिए, आपकी एंजाइटी देखो हम लोग संगीत के बहाने से ठीक कर रहे हैं, तो एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है, उससे आपको पॉज मिल रहा है। थोड़ी देर बाद वही एंजाइटी फिर से आपको करनी है। 3 घंटे तक आप महफिल सुनोगे और उसके बाद फिर से वही पहले वाले स्ट्रेस तो आपको लेने ही है। जीवन संगीत ने इसी में ज़्यादा काम किया। एक्चुअल जीवन संगीत ने क्या किया, मेरे पास कर्नाटक बेलगांव से एक पेशेंट थे, मैं उनका नाम बता सकता हूँ उनकी परमिशन से ही, मिस्टर विजय पाटिल करके। उनका बच्चा था 19 साल का, तो वो बीमारियों से जूझ रहा था। 1.5 महीने से वो बिस्तर से उठ नहीं रहा था, कोमा में था, और डॉक्टर्स ने बोला कि अभी सर छोड़ देते हम लोग, वैसे भी वो कुछ भी उसमें नहीं जा रहा है, वेंटिलेटर बंद करेंगे तो ऐसे भी 3-4 दिन में मर ही जाएगा। तो ये रोज़ की मैयत है ना घर में। आप सोचिए ज़रा, 19 साल का बच्चा अगर मर रहा है तो घर में क्या सिचुएशन होगी। तो ये विजय पाटिल जी ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि सर ऐसा कुछ तो म्यूज़िक बताइए कि घर में कम से कम शांति आ जाए, बच्चा तो जाने ही वाला है और घर में तो बहुत बहुत ख़राब हालात है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैंने बोला सर बच्चा जाने वाला है, ये किसने बोला? बोले कि 4 डॉक्टर्स ने वेरीफाई किया जाके, हम लोगों ने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के पास रखे हैं, और 3-4 डॉक्टर्स दोस्त, आजकल बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो उन्होंने जाके चेक किया कि बच्चा तो जाएगा वैसे भी, तो बचने की कोई संभावना है नहीं। मैंने बोला सर ठीक है, हम डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि हमारी पैथी के इलाज ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन कुदरत तो अनलिमिटेड है ना, तो वो तो अनंत है, तो उसमें अनंत ऑप्शंस भी होंगे शायद। तो क्या आप बिलीव करते हो कि आपका बच्चा बच सकता है उन अनंत ऑप्शंस में से एक हाथ? तो बोलते सर अभी क्या है, ज़रूरतमंद को अकल नहीं होती, आप जैसे बोलोगे हम लोग करेंगे। मैंने बोला ठीक है, तो ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इंसान को पॉजिटिविटी, और ये पॉजिटिव वाइब्स जो है, आप कोमा में हो चाहे मरे भी हो, आपको वो पॉजिटिव वाइब्स आप फील कर सकते हो। इसीलिए इंसान जब मरता है तो 13 दिन तक श्राद्ध कर्म होते हैं, क्योंकि वो वाइब्स उस आत्मा को गति दें। तो ये एक लॉजिक है। और अगर इस इंसान को हमें बचाना है तो उसको पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए, जो ना सलाइन से जा रही है, ना बाकी के टैबलेट्स दवाइयों से जा रही है,
ना किसी थेरेपी से जा रही है। इवन आपका घर का जो माहौल है वो और ज़्यादा नेगेटिविटी उसमें ले जा रहा है। यस, तो मैं उनको कह रहा था कि आप आईसीयू में बच्चे को रखने से अच्छा है कि घर पे लेके जाओ। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में संत तुकाराम करके एक संत होके गए, उन्होंने कहा था शेवटचा दिस गोड हवा, यानी कि आपका आखिरी दिन जो है वो मीठा होना चाहिए। तो मैंने बोला बच्चा तो वैसे भी जाने वाला है, तो घर पे लेके जाइए, 4 दिन लाड़ प्यार दीजिए उसको, जैसे उसके बचपन में करते थे वो सब प्यार उसको दे दीजिए, आप भी खुश हो जाओगे, मम्मी पापा। और ना इसीलिए पुराने ज़माने में गाँव में जो घर होते थे, कोई अगर मर रहा है तो उसके घर में भजन वगैरह चलता था, कीर्तन चलते थे, क्यों? ताकि वो पॉजिटिव वाइब उस आत्मा को दे दी जाए। तो हम लोगों ने ट्राई किया वहाँ पे, उसको बच्चे को घर पे लेके गए, 4 दिन तक उनको मैंने छोटी बच्चों वाली हरकतें बताई थी। जब ब्रश करना है तो उसके पीछे लगना है, वो तो ब्रश करेगा नहीं, लेकिन आके उसके साथ बातें करनी है जैसे वो बचपन में करते थे कि अरे यार तू उठ रहा है, विशाल तू उठ रहा है कि नहीं, चल नहीं तो मैं ब्रश करके ले रहा हूँ। अभी ये संगीत नहीं है, कोई इसमें राग नहीं है, कोई ना कोई ताल है, लेकिन हम जीवन संगीत में इसी को संगीत कहते हैं कि आप कैसे बात करते हो, आप दूसरे तक कौन सी इमोशंस को पहुंचाते हो। फिर खाना खाते समय उसके सर पे हाथ रख के उसको प्यार से सहलाते हुए खाना खाना है। आपको खाना खाना है, वो सिर्फ पड़ा रहेगा, उसको कोई वो कुछ भी हालचाल नहीं कर रहा है। 4 दिन में जो बच्चा मरने वाला था, अभी 1 साल हो गया, वो बच्चा मरा नहीं है। अभी चंडीगढ़ में मैराथन की प्रैक्टिस करके आया। अच्छा। और अभी बोल रहा है कि मैं स्पोर्ट्समैन बनने वाला हूँ। वाह, ये इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चा 4 विशाल पाटिल बेलगांव से है, आप देखिए। और लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपने क्या थेरेपी किया? अरे यार, बीमारी का क्या हुआ? वो बीमारी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ऐसे मेडिकल चमत्कार होते रहते हैं। अरे यार तो उसको तो पहुंचा दिया था आपने तो बोल दिया था कि अब तो आप वो रहेगा ही नहीं। अभी डॉक्टर्स की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि उनकी थेरेपी की लिमिट्स हैं, उतना ही समझाएगी। अब आपके ऊपर है, आप उन अनगिनत उपलब्धियों के ऊपर विश्वास रखना चाहते हो या आप खुद को संकुचित करना चाहते हो। और संगीत जब हम करते हैं ना, तो हम लोग अनगिनत उपलब्धियों के ऊपर फोकस करते हैं। जब कोई भी बच्चा म्यूजिक सीखता है ना, तो अगर मैंने आपको बोला सा रे नी ध, इसका कुछ बनाओ, तो आप बोलोगे हाँ सा रे नी ध, तो बच्चा वहाँ पे रुकेगा नहीं, संगीतकार शुरू होगा धनी सारे रे सारे सा नि ध, धनी रे नी रे सारे सा नि धनी सारे सा, सारे सा नि रे सा नि रे सा नि ध सा नि रे सा नि धनी सारे सा नि ध रे सा नि रे सा नि रे सा नि ध धनी नि ध ध सा ध ध रे रे ध ध सा। तो हम अलग अलग टाइप से सोचना शुरू करते हैं। ये कैमरामैन जो है ना, हमें दिख रहे हैं हम दोनों ही, लेकिन वो अलग अलग एंगल से, ये लाइट कहाँ पे आ रहा है, हाँ, वो चश्मे में लाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वो दाढ़ी का पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दाढ़ी ठीक लग रही है, सभी चीजें, इसी को हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो अगर आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी उतनी व्यापक है नहीं, तो आप संकुचित हो जाओगे और लाखों रुपए पाने के बाद भी दुखी ही रहोगे। और अगर आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी ठीक है, तो आप 21वीं उम्र में भी संत ज्ञानेश्वर बन जाओगे, 16वीं साल में आप ज्ञानेश्वरी लिख जाओगे। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए संगीत का इस्तेमाल। कई लोग इस तरह से बात करते हैं ना कि भूखे भजन नहीं होता जी, है ना, इन्हें रोटी नहीं है आपके पास, तो ये सब बातें पॉजिटिविटी की सब फालतू हैं। अब हर चीज़ में खाली ज्ञान देते रहते हैं कि अरे खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है वगैरह वगैरह। तो आदमी भूखा, परेशान, निराश, ऐसे आदमी को पॉजिटिविटी का डोज मैं दे कैसे सकता हूँ? जी, तो ये हम लोग ये सोच ही हम कैरी क्यों कर रहे हैं? तो हाँ, जी, हम ये सोच कैरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी शिक्षण व्यवस्था उसी तरीके से बनाई गई। अब्राहम मैस्लो करके जो जिन्होंने हमारी ज़रूरतों का पिरामिड बनाया था, तो उन्होंने हमें बताया कि भूख और कपड़े और अन्न वस्त्र निवारा ये हमारी मूलभूत प्राथमिकताएं है, आवश्यकताएं है। और ये प्राथमिकताएं अगर नहीं कंप्लीट होती तो आप ये नहीं करते। तो अगर ऐसा ही है तो फिर सोल्जर्स क्यों भूखे नंगे वहां पे मरते हैं, क्यों आखिरी सांस तक लड़ते हैं? उद्देश्य और विचार क्यों 1000 मावला शिवाजी के 1 लाख लोगों को वो उम्बरखिंड नाम की कोई एक जगह है, वहां पे जाके उनको मारते हैं? तो भूख और प्यास के आगे बहुत बड़ी अवेलेबिलिटी है। एक विचार है। यस, विचार है। और इसीलिए क्या होता है ना, घर में माँ देखिए कभी कभी वो भूखे रह जाती है, लेकिन बच्चे को वो खाना खिला देती है। क्यों ऐसा होता है? तो हमें इस फिजिकल भूख और सभी चीज़ों के आगे देखना होगा। हम उसको 2 अवस्थाओं में कैटेगराइज करते हैं जीवन संगीत में। एक है वासना और दूसरा है वात्सल्य। अगर संगीत आपके अंदर वासनाएं क्रिएट कर रहा है
तो समझिए कि आप रियल संगीत के उस अनाहत के साथ जुड़े हुए नहीं हो। अगर संगीत आपके अंदर वो वात्सल्य क्रिएट कर रहा है तो आप समझिए कि आप भगवान बन रहे हो, आप सिर्फ देने के लिए ही पैदा हुए हो। और ये जो वात्सल्य है ये आपको खुश रखता है, वासनाएं हमेशा आपको भूखा ही रखती हैं। तो आपने ये जो आप दिन भर क्लिनिक में भी बैठते हैं कभी? जी नहीं, तो मैं इसी प्रसार प्रचार में लगा हूँ, इसी में लगे रहते हैं। इसीलिए जीवन संगीत का कोई भी पेटेंट नहीं, मैं ऑन कैमरा भी बोलता हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते सर हमें भी करना है और हमें वो आपके कुछ कॉपीराइट्स वगैरह दे दीजिए। मैं बोलता हूँ कि इसके कोई कॉपीराइट्स है नहीं। कुछ लोग आपके पास आते होंगे, वो कहते होंगे सर आप एक सर्टिफिकेट कोर्स करना है मुझे, ऐसे आते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं आजकल, वो क्योंकि जज माहौल डायल बना से हुआ है। वगैरह बहुत सारे कॉल होते हैं। लेकिन देखिए, आपके घर में कोई दादी, कोई आपकी नानी होगी कि आप उसके पास जाते थे और उसके प्यार से अगर आप प्रसन्न हो जाते थे, पॉजिटिव हो जाते थे, तो उसके कौन कॉपीराइट देगा आपको? आज समाज को ऐसे चाहिए कि जो बड़प्पन से, ऐसे ताऊ होते थे पहले के ज़माने में कि उनके पास जाकर आप खुद कम नहीं है, उनके पास जाकर आप खुद को न्यूट्रलाइज करते थे, उनके पास जाकर आप खुद को मोटिवेट करते थे। वो ताऊ सब कैंसिल हो गए और मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए। तो वो आपको कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे देखते हैं। सर मेरे कहने से मोटिवेशन होता होगा, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ सर। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, आपके आसपास वॉलंटियर्स की कितनी टीम रहती है? सर मेरे सभी फॉलोअर्स मेरे वॉलंटियर्स हैं। मैंने अभी तक 3700 प्रोग्राम किए हैं, 3709, और उसमें से एक भी प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट के जरिए नहीं किया है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वही लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक से दूसरे को बताते हैं, दूसरे को तीसरे को बताते हैं। मुझे दुबई में एक अवार्ड दिया गया था, तब मुझे बोला गया था वहाँ पे कि सर आप यहाँ पे आओ, क्योंकि आप जो बताना चाह रहे हो वो 25 साल तक इंडिया को समझेगा नहीं। हम लोग बहुत 25 साल आगे हैं, हमारे इंडियंस ही थे, और बोले कि हम लोग इंडिया से 25 साल आगे चल रहे, तो आप जो बता रहे हो उसको यहाँ पे आप कर सकते हो। आपने ऑर्केस्ट्रा बनाया, ग्रुप बनाया? 8th स्टैंडर्ड में बनाया था। 8th स्टैंडर्ड में अभी तक चल रहा है? नहीं, मैंने अभी ये जीवन संगीत ही करता हूँ मैं, और कोई ऑर्केस्ट्रा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं करते ना। हाँ, क्योंकि आपको तब शौक था ना, तब आपने ग्रुप शौक बनाया नहीं था सर, पैसा नहीं था सर घर में। मैं रास्ते कुल्फी बेचता था गाँवों में, और शादियों में रुखवत बनाता था, तो क्राफ्ट होते हैं हाथ से बनाए हुए, गणपति में मखर बनाता था। तो मेरे घर की जो परिस्थिति थी, जहाँ पे मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहता था, तो मेरे ख्याल से मैंने टॉयलेट भी साफ़ किए हैं। मुझे एक बात पता थी कि मेरी जो आर्ट है वो मुझे रिस्पेक्ट भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। मेरे पापा जब गुजर गए तो 25 लाख का कर्जा छोड़ के गए थे। मैं कभी भी लेकिन उसके लिए उनको नेगेटिवली नहीं देख रहा। उन्होंने कुछ डिसीजन लिए थे और वो उनके रॉन्ग हो गए, हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो मेरी म्यूज़िक की जो चाहत थी उसको बरकरार रखा, उसको सपोर्ट किया। उसी म्यूज़िक ने ये सब क्लीन भी कर दिया। उनके जाने के बाद मेरी खुद की आइडेंटिटी भी उसी में बन गई। लेकिन उनका वो जाते जाते मुझे एक बात बताते गए कि उन्होंने मुझे कहा था कि संतोष, आप बताओ कि आप किसके लिए गाना चाहते हो। अच्छा, तो ये सवाल तो मेरा भी था। 4 होशियार लोग हैं दुनिया में, अच्छे पंडित लोग हैं, उनके लिए गाना चाहते हो, या 400 मूर्ख है उनके लिए गाना सकते? क्योंकि रेशो यही रहेगा। ज्ञानेश्वर आया तो समाज सुधरा नहीं, और कोई आया तो समाज सुधरा नहीं, तो समाज तो ऐसे ही चलने वाला है। आपको डिसाइड करना है, आपको 400 पागलों के लिए गाना है या 4 होशियारों के लिए गाना है। तो मेरी माँ ने तब मुझे सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था कि ऐसे गाओ कि 4 होशियार भी सुने और 400 मूर्ख भी सुने। अच्छा, वाह, तो 404 कर दिया आपने उसको। तो मैंने सोचा चलो, जिसको बिल्कुल संगीत पता नहीं है उसको संगीत समझाए, जिसको शास्त्रीय संगीत पता है उसको उस भाषा में समझाए, जिसको सुगम संगीत पता है उसको उस भाषा में समझाए। अलग अलग समझाने की कोशिशों में मेरे 138 अलग अलग प्रोग्राम्स हो गए। वाह। तो हम अभी 138 अलग अलग सेशंस हैं, जिसको हम लोग अलग अलग सेशन से 138 तरह के 3-3 घंटे के अलग अलग सेशन है सर। 138? यस सर। ये तो बहुत बड़ी संख्या है मेरे ख्याल से। कोई भी एक 2 या 4 टेम्पलेट पे काम करता है, और आप 138 टेम्पलेट क्रिएट कर चुके हैं। क्योंकि हमारी कल्चर ने उतनी चीज़ें बनाई सर। 16 तो संस्कार ही है। गर्भाधान क्या होता है, अगर किसी इंसान को पता ही नहीं तो उसने शादी ही नहीं करनी चाहिए, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। आप मुझे बताइए कितने पेरेंट्स बाल मानस शास्त्र जानते हैं, तो उनको अधिकार किसने दिया है कि बच्चे पैदा करें? प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमें कुछ पता नहीं। हम हारमोनियम लेके आते हैं,
वो बजाना है कि नहीं बजाना है वो ऐसे ही पड़ी रहेगी धूल खाते खाते। बिल्कुल वो आपको सुख दे सकती है, वो आपको खुशी दे सकती है, वो आपको अध्यात्म सिखा सकती है, लेकिन आपकी उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। आपकी बीवी होगी 45 के आगे ही अगर उम्र की, तो दुनिया की हर महिला मेनोपॉज से गुजरती है 10 या 15 साल तक, जी 45 से लेकर 60 साल तक वो मेनोपॉज से गुजरती है। तो कितने हस्बैंड अपनी बीवी की उस मेनोपॉज की परिस्थिति को जानते हैं, समझते हैं। सब चिल्लाते हैं, यार तुझे छोटी छोटी बातों में क्यों ध्यान देना है, तुझे बोला ना मत टेंशन ले मैं करूँगा, ये सब लोग चिल्लाते हैं। लेकिन अरे भाई, वो साउथ अफ्रीका की हो, पाकिस्तान की हो या इंडिया की, आपको समझना होगा कि वो इसी हालत, उसको ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो मेनोपॉज में उसकी हार्मोनल बॉडी इम्बैलेंस होगी और वो आपको इरिटेट करेगी ही करेगी, ये आपको समझना ही होगा। और अगर नहीं करेगी तो वो देवी माँ बन जाएगी, फिर वो भी नहीं आपको हजम होगा, वो आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, चलेगा क्या? बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कि प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट कर, अभी उसको ना ठीक करने के लिए फिर क्या करते हैं कि नहीं मेरी बीवी बहुत इरिटेट करती है, छोटी छोटी बातों से परेशान होती रहती है, छोटी छोटी पैरों को सूजन आ जाती है, उसके हाथ पैर लाल हो जाते हैं, एलर्जी वगैरह बढ़ गई है, या फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं आजकल। जी जी हाँ। तो ना क्या करते हैं सभी लोग, मेडिक्लेम है ना, डॉक्टर्स के पास जा और तू चेक कर लेना खुद को, इस उम्र में होता है ये सब, ज्ञान देके खुश हो जाते हैं। लेकिन किसी भी पैथी में ये ताकत ही नहीं है कि वो कुदरत का विरोध कर पाए। ये कुदरती तौर पे जब छोटा बच्चा उंगली डाल देता है ना, तो आप उसको कितना भी मारो वो थोड़ी देर बाद फिर से उंगली डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल तौर पे उसके साथ हो रहा है। तो सभी चीज़ें उनके साथ भी 15 साल तक, आपके 4 दिन दांत दुखने लगा ना तो आपका दिमाग सटक जाता है। सोचिए वो 15 साल बीमारी से जूझ रही है, उसका क्या होता होगा। और ऐसे हालत में उसके हार्मोनल को, बॉडी को बैलेंस करने के लिए छोटी टेक्निक्स है। आप ना एज अ फ्रेंड उसके सिर्फ कंधे पे हाथ रख के 5 मिनट बैठ जाइए, आपको समझ में आएगा वो 5 मिनट में नॉर्मल हो जाती है। लेकिन आप वो नहीं करना, अभी बच्चे बड़े हो गए सर, अभी कैसे, अभी उसके कौन गले में हाथ डालेगा, क्यों कर रहे हो भाई ये? आप दवाखाने में जाके उसको नहीं बैलेंस कर सकते। आप कुछ नहीं, उसका हाथ पकड़ के, उसको टच थेरेपी कहते हैं। आप मेरे अस्पताल में आओगे तो मैं टच थेरेपी बोलूँगा, घर पे हाथ पकड़ के बैठो तो भी वो इमोशनली बैलेंस हो जाएगी। तो आप तो इस तरह से बहुत सारी दुकानें बंद करवा देंगे। सर दुकानें, कोई दुकानें खुलवाना ही नहीं चाहता सर। ये तो डॉक्टर्स खामखा बदनाम हो रहे हैं सर। मैं तो सभी डॉक्टर्स की भी बाजू ले रहा हूँ। अगर हम लोग इतने ही बुरे होते तो हमारे माँ बाप भी तो मर रहे हैं सर, हम भी तो खुद मर रहे हैं सर, हमें भी तो खुद के लिए टाइम नहीं है सर। आप कितने डॉक्टर्स को गालियाँ देंगे? ऐसे हजारों डॉक्टर्स हैं जो आउट ऑफ द ट्रैक जाके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे डॉक्टर आए हैं, दोस्त भी हैं, वो भी हैं, और उन लोगों ने बहुत जीवन बचाए हैं और वो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। और कई बार तो उन्होंने कहा कि दवाइयों की क्या ज़रूरत है, इसकी ये ज़बरदस्ती ले रहे हो, आपके मन में लग रहा है ऐसा कि इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप एक काम करो, घर जाइए और आप एक काम करो कि यार थोड़ा बाहर जाओ, घूम फिर के आ जाओ जरा, 1 आध हफ्ते बाद फिर मिलते हैं अपन, अगली बार मैं भी बाहर जा रहा हूँ, आप 1 आध हफ्ते। लेकिन सर अभी नया ट्रैक आया है, अभी ऐसा कोई डॉक्टर बोलेगा तो उसको कहा जाता है अरे वो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो बिप 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 है डॉक्टर। तो ये बात है। और आगे की बात देखिए, आप जरा बचपन वाला डॉक्टर याद करके देखिए। हम यार वो सिंगल डॉक्टर है ना हमारा, उसके पास जाते हैं, वो मतलब बीमारी देखता ही नहीं है, बोलता है हाथ देखता है, कहाँ कैसे हो, हाँ चलो कुछ नहीं हुआ, चलो चाहो ये खा लो। 4 दिन बाद बुलाता था फिर से देखने के लिए, हम लोग कभी गए भी नहीं। तो मॉडर्न साइंस कहती है कि इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी बीमारियां होती है उसमें से 92% बीमारियां साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, जिसमें सर्दी खांसी बुखार से लेकर हार्ट अटैक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, एड्स, कैंसर, सभी बीमारियां अगर साइकोसोमैटिक है तो इलाज भी साइकोसोमैटिकली होनी चाहिए। लेकिन आजकल वो नहीं हो रहा है। इसलिए मोदी जी कहते हैं ताली थाली बजाओ। क्यों? क्योंकि कोरोना भी साइकोसोमैटिक था। हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स थे कि जो कहीं गए भी नहीं और घर पे ही ठीक हो गए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और डर के मरने वालों की संख्या, डर के मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी उस वक्त। तो हमें कभी ना कभी ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। मैं जीवन संगीत के माध्यम से एक्चुअल वो अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप कारपोरेट्स में जाते हैं जी, या पुलिस वालों के बीच जाते हैं, है ना, 2 अलग अलग लोग हैं जी, दोनों के तनाव अलग अलग तरह के हैं जी, तो आप उनसे बात करते हो, क्या अपनी अलग अलग शैली अपनाते हैं, क्या तरीका अपनाते जी, हैं? जी, कैसे? जैसे मुझे कुछ उदाहरण बताएंगे। जैसे कि कॉर्पोरेट्स में
कॉर्पोरेट्स में लगता है लोगों को कि वर्क एफिशिएंसी बढ़े और उसके लिए बहुत सारे नए नए तरीके लाए जाते हैं, लेकिन वर्क एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब उनकी रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबल होगी। आप डिग्री करके आए हो और अगर आप दिल से ही नहीं चाहते हो 100% देना, तो पगार चाहे कितना भी बढ़े, आप 100% क्यों दोगे? आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है 100% के लिए, लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप प्योर नहीं है कॉर्पोरेट के साथ, तो आप कभी वो 100% देते नहीं है। पुलिस व्यवस्था में भी ऐसे ही है। बहुत बार मैंने बहुत सारे पुलिस उनके पेट्रोलिंग देखे हैं, इन्वेस्टिगेशंस में उनके साथ काम किया है, ताकि मैं समझ पाऊँ उनका स्ट्रेस क्या है। तो उनका स्ट्रेस सबसे पहला है, वो ना घर के है ना घाट के है, ना ऑफिस उनकी इमोशंस को समझ सकता है ना घर वाले, वो बीच में ऐसे अटके पड़े हैं। आप देखिए कोई भी त्योहार होता है तो हम जाके वहाँ पे इमोशन रिलीज करते हैं, क्या पुलिस वाले कर सकते हैं? अगर पुलिस वालों ने कर दिया तो वो फिर न्यूज़ बन जाती है, देखो पुलिस वाले नाच रहे करके। तो वो भी आखिर इंसान है, उनके भी कुछ इमोशंस हैं, लेकिन उनके न्यूट्रलाइजेशन के लिए कोई रास्ते नहीं है, पूरी सिस्टम में कोई रास्ते नहीं है उनके लिए। तो कभी कभी ब्रेक छूट जाते हैं और कहीं पे अलग जगह पे उनके एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। मेरे ख्याल से इंडिविजुअल लेवल पे उनके साथ काम होना चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे हमारे पूर्वजों ने उपासनाएं बनाई थी कि आप मानस पूजा करते हो या किसी ग्रंथ का वाचन करते हो, तो आप देखते हो कि हज़ारों की भीड़ में भी मैं अकेला रहता हूँ और अकेला मैं मेरा फोकस क्लियर करते आगे चले जाता हूँ। तो ऐसी उपासनाएं कुछ बननी चाहिए, जो कि आजकल के जो बाबा वगैरह लोग हैं वो नहीं बना रहे। वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने संप्रदाय के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उपासनाएं बना रहे हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। मान लीजिए एक कमरा है जी, कक्षा है, ये मान लेते हैं, उसमें 2 बच्चे हैं अलग अलग तरह के। एक हमेशा फ्रंट सीट पे बैठता है, जी, एक बच्चा हमेशा आखिरी सीट पे बैठता है। जी, और वो आखिरी सीट पे बैठा हुआ बच्चा मेरिट होल्डर है, लेकिन हमेशा कटा रहता है, चुपचाप रहता है। घर पे भी जाओ, उससे कहते हैं चलो बेटा हमारे साथ चलो, तुम्हें कुछ शर्ट वर्ट नहीं दिलवा दें, तो कहता नहीं आपको जो पसंद हो वो ले आइए। उसकी कोई सीधी पसंद नहीं है, उसको विषय जो दिया जाता है उसको वो सही करके ले आता है। मतलब उससे कहा जाए कि तुझे मैथ्स में लेना है, इंजीनियर बनना है, तो वो चुपचाप फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है इंजीनियर बन के दिखा देता हूँ। उसका मन चाहता कि नहीं चाहता ये पता नहीं। तो ये कौन सा तरीका है कि उन 2 बच्चों के बीच की साइकोलॉजी को टीचर पकड़े, पेरेंट्स पकड़े, तो कैसे पकड़े? यस सर। सबसे पहली चीज़ है कि आप उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो या फिर उनमें कुछ अच्छा चेंज लाना चाहते हो, इसके लिए आप बोल रहे हो कि टीचर्स का रोल आता है। नहीं तो टीचर का कोई रोल नहीं है, ये फिर से ये अंग्रेजों वाली भूमिका है नहीं, कि कुछ टीचर्स ऐसा मानते हैं, टीचर्स ने कुछ करना चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ बीच में, एक टीचर का खुद का अनुभव है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। नहीं, क्योंकि वो टीचर खुद चाहती थी कि ये बच्चा इतना अच्छा है, ये सबसे पीछे क्यों बैठता है, वो सबसे बदमाश है, वो सबसे आगे बैठता है और हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करता रहता है। जी, जी। मज़ेदार बात ये कि पेरेंट टीचर मीटिंग में दोनों के पेरेंट्स आते थे और दोनों ही शिकायत करते थे। फर्स्ट क्लास बच्चे की शिकायत भी उसके पेरेंट्स कर रहे हैं और बदमाशी करने वाले बच्चे की भी, और दोनों ही टीचर से कह रहे हैं ये ऐसा करता है वो वैसा करता है। उसको इस बात का सुख नहीं है कि ये फर्स्ट क्लास आता है, बल्कि ये चुपचाप अकेला रहता है। हमें इसका जवाब टीचर्स के एंगल से ना कि बच्चों के एंगल से। हाँ, तो यहाँ पे बात चल रही है कि यही मैं जानना चाहता हूँ, ये जो कि टीचर्स को, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों में नहीं टीचर्स में आना चाहिए। एक्चुअल टीचर्स को ये समझना चाहिए कि आपके बाद आने वाली जनरेशन हमेशा आपसे सुपीरियर रहने वाली है। आपके बाद 25 साल बाद वो दुनिया को लीड करने वाले हैं, तो उनमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होने वाली है। आपको इस जनरेशन को जब बड़े होते हुए देख रहे हो तो आपको सीखने का मौका मिल रहा है कि आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्ल कैसे आने वाली है। तो आपके पास ये पहले मौका है। अगर आप स्टूडेंट बन जाते हो तो आप कुछ नई चीज़ें कर सकते हो। और रही बात ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर बच्चों में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लाने हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले चीज़ होती है सेल्फ इस्टीम, और सेल्फ इस्टीम के पहले चीज़ होती है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के पहले चीज़ होती है एग्जिस्टेंस। दुनिया की कोई भी जो चेंजेस होते हैं ना, ये कोई भी चेंजेस इन्हीं 7 अवस्थाओं में होते हैं। तो जब तक वो बैक बेंचर का एग्जिस्टेंस टीचर को पता नहीं चलता कि वो कौन सी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तब तक आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। आपको पेरेंट्स को क्या करना होगा इसमें? पेरेंट्स का रोल है या टीचर का? पेरेंट्स को तो सबसे पहले बच्चे आने से पहले उनको गुड पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर नहीं है वैसे तो पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहना होगा। अगर आप अपनी जड़ों के साथ मजबूत हैं तो आप
आगे की जड़ों के साथ उतने ही मजबूती से पेश आ सकते हो। अगर उसको कहते हैं कि बढ़ना, तो एक ही तरफ अगर आपका झुकाव होगा तो आपकी ग्रोथ पूरी तरह से नहीं हो रही है। जब आपके पेरेंट्स बूढ़े होते जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जनरेशन गैप क्या होती है, और उसी एक्सपीरियंस को आप अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हो। जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए नहीं है वो अपने बच्चों को जोड़ के नहीं रख सकते सर। मैं आपको खलील जिब्रान की कहानी का रेफरेंस देना चाहता हूँ जी। इस सिलसिले में। अभी जो बात हुई वो उसमें एक जिक्र है कि दो सीपियाँ हैं आपस में बात कर रही हैं जी। एक कहती है मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मेरी पता नहीं ये अंदर क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहली वाली सीपी जिसे कुछ दर्द नहीं हो रहा है वो कहती है मैं बड़ी खुश हूँ, सुखी हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इतनी बढ़िया जीवन मैंने कभी देखा नहीं, मेरा कोई दर्द नहीं, तुम्हें दर्द हो रहा है। कुछ दिन बाद पता लगता है कि जिसे दर्द हो रहा था उसके भीतर एक मोती पल रहा था और एक ये थी जो खाली सीप थी। तो कभी कभी दर्द सीप की तरह होते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं, जो सीप के भीतर हो रहा होता है वो सीप खुद भी नहीं जानते जी जी कि वो किस सुख में है और किस दुख में है। यस यस। हम तो कहते हैं आप संगीत अपना लो। संगीत इतनी अच्छी बात है कि आप ये जो दर्द और सीप और मोती वाली जो चीज़ें बता रहे हैं, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। आप इस दर्द को महसूस कर रहे हो। अभी दर्द मीठा क्यों लग रहा है आपको? आप क्यों स्माइल कर रहे हो? मैं तो दर्द की बात कर रहा हूँ, क्यों स्माइल कर रहे हो? तो संगीत एक ऐसा चश्मा है जिसमें चाहे सुख की बात हो चाहे दुख की बात हो, आप बैलेंस होते हो, सम पे ले आता है यस। और वो सम पे आने के बाद आप दुनिया में बहुत सारी क्रिएटिविटी ला सकते हो। कौन सा ऐसा संत है जिसको दुख नहीं थे? हाँ, और लेकिन संतत्व ये तो ना वही सिगमंड फ्राइड की सबसे बड़ी कमजोरी है उसके थियरी की। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, क्योंकि ना उसने वासनाओं को कैटेगराइज किया जो वात्सायन नहीं कर पाए थे, लेकिन फ्राइड ने कर दिया उसको। अब बात चल रही है कि उसकी कमजोरी लेकिन ये है कि क्या 60 साल का एक इंसान बच्चा नहीं होता? क्या नहीं होता? क्या उसको बच्चे जैसी चीजें नहीं करनी होती? हाँ। क्या 55 साल का कोई आदमी बचपन में नहीं जीता? तो हमें यह समझना होगा कि हम इन जो दिखता है, ये जो भौतिकताएं है, हम उनसे कहीं ज़्यादा परे हैं, कहीं बड़े हैं हम लोग। तो ये जो दर्द वगैरह चीज़ें हैं ये बहुत छोटी है हमारे लिए, इसके बहुत आगे बड़ी दुनिया है। और डॉक्टर रेमंड मूडी के बहुत सारे रिसर्च है, डॉक्टर एडगर केसी के रिसर्च है, 14,000 केस स्टडी है उनके। तो हम साइंटिस्ट को भी उसी नज़रिए से देख रहे हैं जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है। एक्चुअल क्या हुआ 150 सालों में ना, 1850 के बाद जितने साइंटिस्ट आए उन्हीं का सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, और उसी की वजह से हमारी धारणाएं, हमारी बिलीफ सिस्टम वही बनती जा रही है। और 1850 साल के पहले इंडिया के, भारत के जितने संत थे, जितने फिलोसोफर्स थे, उनको सबने भगवान बना दिया। संत तुकाराम वो तो भगवान थे, संत कबीर वो तो भगवान थे। अरे क्या चल रहा है भाई? वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी साइकोलॉजिकल फैक्ट मांडे थे। लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम अपने लोगों को भगवान बना रहे हैं और दूसरों के साइंटिस्ट को प्रोटोकॉल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो मिलग्राम की अभी थियरी यूज हो रही है, सभी सोशल मीडिया जो उसी के हिसाब से चल रहा है कि एक अथॉरिटी थियरी उन्होंने बनाई कि अगर मैंने अमिताभ जी को, बच्चन जी को ले लिया किसी एडवर्टाइज में तो वो अथॉरिटी दिखा रहे तो वो प्रोडक्ट सही है। तो विराट कोहली को अगर मैंने ले लिया एडवर्टाइज में तो वही प्रोडक्ट एंडोर्समेंट की थ्योरी है। तो वो मिलग्राम ने बताया और सब लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें कबीर जी का दोहा नहीं याद आता तब कि पानी मोमीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी, आत्मज्ञान बिन नर भटकत है कहाँ मथुरा कहाँ। वो ब्रांड की तरफ मत भागो भाई। आप जब मॉल में जाते हो, शर्ट खरीदते हो ना, तो आपको लगता है कि शर्ट खरीद रहे हो, आपको टच बेचा जा रहा है। आप अपने माँ की साड़ी को, अगर पुरानी वाली साड़ी है ना, तो उसको ले लो और उसको टच करो, आपको वो आज भी माँ का वात्सल्य फील होता है उसमें। उससे बड़ा अच्छा ध्यान आता है कि कई होटल इस बात का ऐलान करते हैं कि घर के जैसा खाना दे रहे हैं। यस।
है ना, और आप घर से घर का जैसा खाना खाने के लिए होटल में जाते तो आपकी सेंसरी सिस्टम खराब हो गई है और उसी सेंसरी सिस्टम को एज अ ब्रांड आपको बेचा जा रहा है। तो हम लोग 60s में अपने यहाँ स्वेट मार्डन, डेल कार्नेगी, इन सब की दुकान बहुत चलती थी। यानी हर कोई आदमी दोस्त कैसे बनाए, रिलेशन कैसे रखें, बचाएं कैसे, मर्फी, ये सब लोग उस टाइम चलते थे, खूब चलते थे 60s में। उसके बाद ये हुआ कि एक स्लम्प आया और धीरे धीरे ऐसा कुछ और लगने लगा कि नहीं, ये दुनिया तो ठीक ठाक ही हो रही है, गोल्डन पीरियड है, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ वैसा हो रहा है। अब आप देखेंगे उस वक्त क्राइम भी होता था, मतलब क्राइम की नावल्स, मनोहर कहानियाँ, क्राइम स्टोरीज़, इस तरह के आपको पल्प बहुत सारा छपता था, ये सब चलता रहता। बरसों बाद अब जब OTT आया है जी तब मनोहर कहानियाँ वापस वेब सीरीज हो रही है, मिर्ज़ापुर बन रहा है। जी। आपके जो सेंसेस थे उसी तरीके से स्वेट मार्डन जो है वो शिवखेड़ा वगैरह से होता हुआ, अब आप देखिए हर कोई आदमी ये बता रहा है कि दुनिया कैसे अच्छी होनी चाहिए। जी तो अभी अच्छा बनाने का धंधा चल रहा है। बहुत सही तरीके से आपने वर्ड यूज़ किया है। तो उसमें ये कि मैं तुझे बुलाता हूँ, तुझे छूता हूँ तो अच्छा हो जाएगा, यस। मैं तुझे कुछ बताता हूँ, ये ले ले तो तू अच्छा हो जाएगा। तो दुनिया में सब अच्छे हो जाएंगे और इस तरह से अच्छे होते तो हमारी सभ्यताएं क्या वैसी होती? नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया को अच्छा मत बनाओ भाई, खुद ही बन जाओ। खुद इतने अच्छे बन जाओ कि दुनिया को लगे भाई ऐसा बनना चाहिए। अगर दुनिया ने ठान लिया अच्छा बनना तो ही दुनिया अच्छी बनेगी, कोई दुनिया को अच्छा नहीं बना सकता। आपके पास कुछ दुष्ट लोग आए कभी? मेरे साथ लेकिन अच्छे ही बर्ताव किया है उन्होंने, दुष्ट लोगों ने भी। नहीं, जैसे कुछ इक्के दुक्के दुष्टों को याद है जो कि आपसे अच्छा बर्ताव करने के लिए आए और बैठे? नहीं सर, मैं ये जीवन संगीत प्रोजेक्ट जो है ना, मैंने जब शुरुआत में किया तो मुझे ना कुछ वेल विशर्स आ गए मेरे पास और उन्होंने कहा कि सर हम लोग क्या करते हैं ना, इसको और प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बोला भाई ये प्रोफेशनल चीज़ है नहीं, ये है इमोशनल चीज़, मेरी इमोशन इसके साथ जुड़ी है। तो अगर आपको करना है प्रोफेशनल तो आप करो, मैं उसके साथ हूँ, जो भी थियरीज चाहिए जिसके लिए भी है। तो उन्होंने बोला चलो हम कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका भी ब्रांड बन गया है और अच्छा, शायद उनको ख़राब लगे इन सभी चीज़ों को लेकर। मैं अभी भी उनके साथ कनेक्टेड हूँ लेकिन सिर्फ काम नहीं करता। हाँ। उन्होंने क्या किया, यही थियरीज उठाई, अपने अपने सेटअप्स, किसी ने हेल्थ में, किसी ने एंटरटेनमेंट सेक्टर में अपने अपने सेटअप खड़े किए। आज 300 करोड़ की कंपनीज हैं उनकी, लेकिन जो एथिकल पॉइंट लेके उन्होंने शुरुआत की थी वो 1-1.5 साल में गायब हो गई चीज़। तो आत्मा विहीन तो रोबोट बात मैं सिर्फ इतना सोच सकता हूँ इसमें कि वो उतना ही वज़न उठा सकते हैं जितना उनमें ताकत है। ये बहुत, क्योंकि ना जब मेरा भाई ये नरेंद्र करके सिविल इंजीनियर है, अरे वाह, तो ये जब 2 साल पहले मेरे साथ आया तो उसने बोला कि सर मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना है। तो मैंने बोला भाई देख ये प्रोफेशनल नहीं, इमोशनल है, करेगा? तो बोलता है कि मैं सब कुछ जानने संवरने के बाद ही आया हूँ और मुझे करना है, आगे तक लेके जाना है। तो मैंने बोला चलो फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? वो बोलता है कि आगे बढ़ाने के लिए नहीं, मुझे तो लगा कि आप जो हो प्योर खुद को अच्छा बनाने के लिए ये कर रहे हो ना, तो मुझे अच्छा बनना है, इसके लिए मैं इसमें आया। वाह, तो इस तो विजय खुद को भी क्रेडिट देना पड़ेगा ना। तो बात यह है कि अगर लोगों को खुद को सुधारना है तो उनके लिए वेलकम है हमारे जीवन संगीत में। अगर उनको लगता है कि दुनिया को सुधारेंगे तो हम तो आप कुछ क्लासेस वगैरह चलाते हैं? जी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस नहीं लेते हैं लेकिन हम लोग कुछ उपासनाएं देते हैं जिसको आजकल कोर्सेज कहा जाता है। हम कोर्सेज नहीं कहते, कोर्सेज पैकेज में बेचे जाते हैं। हम कोर्सेज नहीं दे रहे, हम लोग उपासनाएं बना रहे हैं कि अगर आप महीना भर हमारी एक उपासना है उसको फॉलो करें तो आपको खुद समझ में आने लगता है कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें अवेयर हो रही है, क्या आपका एग्जिस्टेंस आपको समझ में आ रहा है, क्या आपकी रिलेशनशिप किन किन चीज़ों के साथ है वो आपको अवेयर हो रही है, क्या आपका सेल्फ स्टीम बढ़ रहा है। अगर वो गुरु तत्व आप में ही उद्दीपित हो जाए तो सोचिए ज़रा आपको किसी बाहर के गुरु की क्या ज़रूरत तो संतोष जी मुझे बताइए, आप जब आप इसको दबाते हैं तो कुछ हवा अंदर आती है जी, और जब आप इस पे हाथ रखते हैं तो कुछ सुर निकलते हैं जी। लेकिन हर आदमी के हाथ से तो ऐसा नहीं होता। तो आप हारमोनियम को संगीत समझ रहे हो ना, इसके लिए। हाँ, यही मैं जानना चाहता तो हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैं जब रास्ते पे काम करता था, डाबर काम जो होता है रास्ते बनाने का काम होता है, मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड में सड़कें बनाने के लिए मैं काम करता था
और हम लोग तब देखते थे कि हमारे में भी एक मुखिया होता था तभी, एक मेट कहते हैं उसको। हाँ, तो वो तंबाकू खाते खाते आपको ऐसी 4 बातें बता देता था कि वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना कोई आध्यात्मिक गुरु आपको बताएगा। लेकिन उसने जो बातें बताई थी, भैया हमारा हो गया ये ऐसा हाल, लेकिन ना बेटा पढ़ाई कर रहे हो ना तो उसके ऊपर ध्यान दो। हाँ, तो मैं जब टॉयलेट भी साफ कर रहा था और जब रास्ते भी बना रहा था ना, तभी भी मुझे ये गुरु ही मिल रहे थे। तो हमें ये समझना होगा, ये हवा, ये अभी आज मुझे जब इंडिया की टीम जब ताज होटल में बुलाती है और वहाँ पे मुझे गुरुजी करके 1.5 लाख का रूम ऑफर किया जाता है एक रात को सोने के लिए सिर्फ, तो मैं सोचता हूँ भाई ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप उतने व्यापक हो जाओ तो आपके लिए सभी भूख जो है, वासनाएं है, वो छोटी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये हवा लाने की ज़रूरत नहीं है। सूर अपने आप, उसको अनाहत कहते हैं, उसी को व्यापकता कहते हैं हम लोग। ये सूर जो हम लोगों को बोला जाता है ना कि गाना सीखना है, इसके लिए 2 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, अभी संगीत विशारद कोर्स है 7 साल का कोर्स। अगर गुरुकुल पद्धति से आप शिक्षा हासिल करें ना, तो हमें 8 सालों तक कोई गाना ही नहीं बताया जाता था। कुछ गाना नहीं है, कुछ बजाना नहीं है, गुरु की सेवा करनी है, बस हाथ पैर दबाओ और कुछ करो मत। गुरुजी चले जाएंगे तो हारमोनियम बंद करके रखो, बजाओगे भी नहीं तो। क्यों? संगीत सुनने की कला है भाई। आप जो गाने वाले हो, क्या आप सुन सकते हो? अगर मैंने आपको यहाँ पे सुना है ना, सारे सारे रे, तो इन 2 रे में क्या अंतर है वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं अगर गाता हूँ सारे गम प गम रे सा, सारे गम प गम रे सा, सिर्फ रे का अंतर चेंज किया मैंने और फील चेंज हो गया। सारे गम प गम रे सा, सिर्फ ग चेंज किया और अंदाज चेंज हो गया। तो संगीत सुनने की कला है। और लोग हो जाते हैं नहीं सर मैं भी 2 गाने गाता हूँ, मैंने 3 परीक्षा दी है, मुझे 10 राग आते हैं, क्या करने उसकी। संतोष जी, पर एक बात है। जी सर। कुछ चीज़ें होती है डेस्टिनी जिसको कहते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि नीति हमें वहाँ ले जाती है। मैं पहला टॉपिक खत्म कर देता हूँ। हाँ। आप ना कभी याद करके देखिए, आपके घर में आपके माँ ने आपको लोरी सुनाई होगी या फिर कोई गाना गाया होगा, आप तो अब कभी गए कौन से राग में है ये गाना? वो जो सुकून है, वो जो शांति, वो संगीत है। आपके पापा के 2 लास्ट के वर्ड अगर आपको आज याद आते हैं ना, तो वो संगीत है सर। ये तो सभी चीजें, ये आप तो बहुत आपने बड़ी बात कही है। जी सर। और इसके लिए आदमी को बड़ा मतलब संत सरीखा होना चाहिए या इतना डाउन टू अर्थ होना चाहिए कि वो अपनी दुनिया को उस तरह से समझ सके कि वो जब सुबह पानी देता है किसी को, तो वैसे तो कहते हैं कि हम लोग 2 एक साथ बीज डालें, पौधे एक साथ बड़े हों, उनको एक साथ पानी दें, एक साथ धूप दें, सब कुछ दें, फिर भी पौधा अपने तरीके से एक थोड़ा बड़ा होता है, एक में फूल पहले आता है, एक में कुछ छोटा आता है। ये सब चीज़ें होती हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये नीति होती है। जैसे आप जैसे लोग कहते हैं कि बीज अंदर रह जाए, तो कुछ बीज ये सोचेंगे कि भैया मैं अगर नीचे जाऊंगा तो अंधेरा बहुत होगा, और अगर मैं खुल गया ऊपर और मुझे पौधा बनने का मौका मिला तो क्या पता कोई बकरी चढ़ जाए। तो इतना सारे डर कौन इस दुनिया को अपने खोल तोड़ के बाहर निकले, तो जाहिर है कि बीज रहना ही ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये कि एक हिम्मत करता है, पानी उस पर गिरता है, वो फूट जाता है और पेड़ बन जाता है। ऐसा कहते हैं। ये सारी चीज़ें कहने के लिए बहुत खूबसूरत लगती हैं कि वो बीज की हिम्मत थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये धूप और पानी की हिम्मत थी। कुछ लोग कहते हैं उसे जो जिसने पाला, उन 2 पौधों को इसने पानी दिया, उसने धूप दी, उसने बराबर बालकनी में जाके रखा, उसकी देखभाल की। तो वो सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ, उनके बारे में सब लोग या तो उनको दोष देते हैं या उनकी तारीफ़ करते हैं या उनको क्रेडिट देते हैं, या फिर नीति को कि ईश्वर ने चाहा था कि मैं स्मगलर बन जाऊं, मैं बन गया, मैंने तो कोशिश नहीं की थी। ईश्वर ने चाहा कि मैं यहाँ पे चाय की दुकान खोलूँ तो मैं करता हूँ। तो आप क्या सोचते हैं कि डेस्टिनी को कभी भी हमको इस तरह से नॉक करते हुए सुनना चाहिए, या जो कुछ आपके सामने है उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति अर्जित करना? आपको इसका जवाब साइंटिफिकली चाहिए या स्पिरिचुअली? नहीं, मुझे नहीं, स्पिरिचुअली का सवाल नहीं है। हम लोग स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली हम दोनों ही तरीके से उस बात को कहें, क्योंकि होता ये है कि जब भी हम स्पिरिचुअली कहते हैं तो लोग कहते हैं तो ईथर की बात कर रहे हैं, तो दिखता ही नहीं आसमान में।
यहाँ से मैं लेकिन जैसे एनेस्थीसिया देने के लिए यही हाँ, यूज हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन उससे पहले उसको ये बताना पड़ता है साइंटिफिकली कि यू विल हैव टू गो, कि भाई तुझे स्ट्रेचर पे लेटना पड़ेगा, और उसके बाद में 2-4 उल्टी गिनती गिरेगी, 10, 9, 8, 7, उसके बाद एक ईथर का लगेगा और एनेस्थीसिया में चला जाएगा। उसके बाद साइंस काम करेगा। तो वो उस साइंस के भरोसे ईथर में चला जाता है। स्पिरिचुअलिटी कई बार लोगों के लिए ऐसा लगता है कि एक ऐसा मुकाम है एस्केपिज्म के लिए। ऐसा मानते हैं कई लोग कि हम लोग उधर चले जाएं, चलो कुछ चिंताएं भगवान के साथ छोड़ दिया जी हमने, चलो तो हाथ पैर हम छोड़ दिए। दोनों को एक साथ भी हमने को लेना चाहिए, ताकि ये जो बातचीत है ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे। सो लॉजिक यही है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करते हो कि एक बंदा है जो अपनी अपनी दुविधा में अटका पड़ा है और उसको विकसित होने के लिए नियति ज़रूरी है, डेस्टिनी ज़रूरी है कि उसके एफर्ट्स ज़रूरी है। तो बात चल रही है अगर लॉजिक की या साइंस की, तो साइंस की परिभाषा में ये साफ साफ लिखा गया है कि जब तक सेल्फ इस्टीम नहीं तब तक सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो अगर उस बंदे में वो सेल्फ इस्टीम ही नहीं है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन आके भी उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। वो बारिश आएगी और चली जाएगी, लेकिन उस बीज से कुछ भी अंकुरित नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले साइकोलॉजी की ये बात समझनी होगी। स्पिरिचुअल साइंस में कहा जाता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपकी पुण्याई, आपके पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो आप खुद के लिए अच्छा सोचोगे। ये बात सिर्फ सोच की ही है आपके। और इसीलिए मैं जब स्मगलर बन जाऊंगा तो मैं उसके लिए मेरी पूरी बुद्धि का यूज़ करूंगा, क्योंकि मैं क्यों स्मगलर बन गया। अगर मैं टीचर बन जाऊंगा तो मैं बोलूँगा यार इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं टीचर बन गया। तो मेरी बुद्धि वही जवाब देगी जो मैं चाहता हूँ। और मेरा सवाल आपसे यही है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो स्मगलर बन के मरना तो आप वही बनोगे। अगर आप चाहते हो टीचर बन के रोते रहना तो आप वो भी बन सकते हो। जो आप चाहोगे वो आप बन पाओगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप बनेंगे। डेस्टिनी बेसिकली आपके हाथ की चीज़ है, वो आपका तो- इरादा वो तो- नहीं वो है। तो- वो तो बड़ी बात है। डेस्टिनी देखिए, डेस्टिनी मैं तो बहुत आगे डेस्टिनी की के बात बारे है, में हाँ। डेस्टिनी के बारे में मैं क्या बताऊं, क्योंकि जो भी डेस्टिनी के बारे में बताएगा उसने डेस्टिनी के ऊपर हावी होना चाहिए। बिल्कुल, उसको या तो डेस्टिनी पे कंट्रोल हो उसका। हाँ, तो डेस्टिनी के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। जिसे हम नहीं जानते उसे क्या है। जी, उसे क्या कहे। तो जो हमारे हाथ में है, हमारे तो हाथ कम में से है कम खुद को, हमारे हाथ में है खुद को प्यार करना और खुद का बेस्ट वर्जन बाहर निकालना। क्या बात है। क्या हम खुद का वो बेस्ट वर्जन, आप देखिए ना आजकल कोई 1000 पेड़ लगाता है, उसका सत्कार किया जाता है, उसका एक अलग जर्नी हो जाता है। अगर डेस्टिनी की ही बात करें तो मैं ये आपके केईएम हॉस्पिटल में किडनी बेचने के लिए आया था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पापा बीमार थे, बहन की शादी थी, ये वो मेरे पहचानने वाले रिलेशनशिप में वो सभी को ये चीज़ें पता है। तो मैं किडनी बेचने के लिए आपके केईएम हॉस्पिटल में आया था सायन में। अच्छा। और वहाँ पे आके देखा मैं 12th स्टैंडर्ड में था तभी। और मैंने बोला कि भाई यहाँ पे, वहाँ पे ना बेड के नीचे पेशेंट सोए हैं, 2 बेड के बीच में जो जगह है वहाँ पे पेशेंट्स रखे गए हैं। और मैंने वहाँ पे आके उनके पीआर से बात की, पीआरओ से, कि किडनी दान वगैरह करते हैं ना, तो कहाँ पे होता है वो। उन्होंने बोला क्या करना है आपको। मैंने बोला नहीं, मैं छोटे से गाँव से आया हूँ और वैसे भी मेरे लाइफ का कुछ फ़ायदा नहीं, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, तो अच्छा है कि किडनी डोनेट करके घर पे पैसे देके मैं डोनेट करके चला जाऊँ करके। तो वो पीआरओ ने बोला ऐसे फिर से आया तो पुलिस के पास दे दूंगा करके। तो मैं तो फ्रस्ट्रेट था बहुत ज़्यादा, और मैंने बोला चलो जाते हैं, देखते हैं क्या कोई डॉक्टर मिलता है क्या, कोई ब्लैक में क्या करूँ, कुछ करता है क्या, पैसे तो चाहिए मेरे को किसी भी हालत में। गया मैं और वहाँ पे देखा कि लोग जो शरीर मिला है उस शरीर को बचाने के लिए कितनी जान पीस रहे हैं वहाँ पे। और मुझे जो आसानी से मिल रहा है वो मैं 50-60 हज़ार रुपए के लिए दे रहा हूँ। क्या बात। मैं एक्चुअल हो क्या रहा था, मैं 5th स्टैंडर्ड से लेकर पैसे कमा रहा था। और एक ऐसा टाइम आ गया कि मैं मेरे अगर बाप को नहीं बचा सकता तो मेरे एफर्ट्स और मेरी मेहनत और मेरी डेस्टिनी ये किस काम की। अगर मैं मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे परिवार को अगर मैं नहीं बचा सकता तो ये हाथ पैर शरीर उन्हीं तो दिया है ना मुझे। अगर उन्होंने दिया हुआ अगर उनके काम में ना आए तो ये शरीर का क्या करना है बाद में रख के। लेकिन भगवान ने मुझे उस टाइम पे वो चीज़ बताई, ये आप डेस्टिनी वेस्टिनी ये सब छोड़ दो, आप क्या कर सकते हो ऐसे हालात में वो बताओ। तो मैंने सोचा चलो मैं अच्छे से अलविदा तो कह सकता हूँ उनसे
मैं सेवा तो कर सकता हूँ, उन्होंने जो जो भी कुछ किया है, क्योंकि ये भोग है। फिर स्पिरिचुअलिटी कहती है कि भोग के हिसाब से आपको ये सभी चीज़ें करनी होगी, तो चलो भोग है। हाँ, लेकिन बाद में मैंने 1800 बाप जोड़ दिए। तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ, आप जगह सही जिस जगह पे जाऊंगा मुझे वहाँ पे पापा जैसा प्यार मिलता है। जो मैंने बोला कि इतने सारे मेरे प्रोग्राम्स हो गए, तो मुझे लगता ही नहीं है कि कहीं पे वो मुझे पापा वाला प्यार मैं मिस कर रहा हूँ। परिवार में अभी मुझे जब फ़ोन आते हैं ना, सर 2 साल से बच्चा पास में नहीं था, लेकिन आपका प्रोग्राम कहीं पे सुना। आप वीडियोस देखिए, जी जी 6-6 साल बाद बच्चे घर पे जाके मम्मी पापा को जाके गले लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने ओल्ड एज होम से पेरेंट्स को घर पे लेके आए हैं हमारा सेशन सुनने के बाद। मेरे ख्याल से इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है, इससे बड़ा और क्या सक्सेस हो सकता है। अभी आपके परिवार में कौन है? पत्नी? मैं और मेरे 2000 बच्चे और मेरी माँ है। आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई रास्ते से एक बांस उठाया और उसको बांसुरी में बदल दिया। नहीं सर, ये ना ये तो बहुत ही खूबसूरत, ये सुप्रीम पावर का कमाल है सर। हम सब ना देखिए ना, आप समंदर में जो शंख बनते हैं या सिपिया बनती है, कितना सौंदर्य होता है, कौन बनाता है उन्हें? तो यूनिवर्स में उतनी ताकत है सर आपको वो ब्यूटी देने की। आप में ताकत है क्या वो झेलने की? क्योंकि वो जब काम करेगा ना, तब तो दिक्कत तो होगी ना सर आपको। मुझे लगता है आपसे हम बातें तो मतलब महीनों कर सकते हैं, सालों कर सकते हैं, जिंदगी भर कर सकते हैं। खत्म ही नहीं हो रही है सर। 20 साल से कभी खत्म नहीं होगी और अभी कभी खत्म नहीं होगी। जी सर। और हम यूँ तो बात के सेशन अक्सर हम आपसे बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन अभी आप मुझे कोई एक ऐसा गीत सुनाइए जिससे लगे कि हम बाकी सब लोगों को ये बता सकें कि ज़िंदगी उतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी मुश्किल आप समझ रहे हैं, है ना, उसे उतना आसान बना सकते हैं। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। इसीलिए किसी का बुरा मत सोचो। क्यों? क्योंकि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। मेरे जीवन संगीत में एक चीज़ है, हमने इलाजे जख्म दिल को ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे जख्म दिल को ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। क्या बात, क्या बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो इतना अच्छा जो है जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव आपसे मिलना, ये दिल से दिल जोड़े रखना, यही जीवन संगीत है सर।